नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रुचि धर्मन पाठशाला में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रुचि धर्मन पाठशाला के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसमें आज हम टेस्ट नंबर 4 के डिस्कशन के लिए यहाँ पर मिले हैं। आई होप, उम्मीद है कि आपने टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व बहुत अच्छे से किया होगा। जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके आंसर देखे, उसको देखकर मुझे अगेन अच्छा लगा कि आपने इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। दिनों दिन ये संख्या बढ़ते जा रही है आपके क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने की, और इस बार आपने जो आंसर ग्रुप में भेजे वो भी अच्छे थे। उन आंसर में बच्चों मेरे को एक से दो चीजें जो एक कॉमन दिखी, बाकी तो लिखने का पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ, लेकिन जो एक कॉमन चीज सारे बच्चों में या मैक्सिमम बच्चों में दिखी वो ये थी, एक तो शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। दूसरा, आप जो लिख रहे हैं वो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ना कोई पैरा चेंज कर रहे हैं, ना विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, और अशुद्धियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं। स्पेशली पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में मेक श्योर आप जितनी कम से कम अशुद्धियां करें या अशुद्धियां ना करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये भाषा का पेपर है, यहाँ पर अशुद्धियों के राइटिंग के नंबर कटते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी से निवेदन है, आप जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कॉपी का फॉर्मेट है, कोशिश करें उसी पेज में अपने आंसर लिखें और टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे सेंड करें। उसके पीछे रीजन है, आप लोग शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में जब आप आंसर सेंड करें तो आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कॉपी में ही उसको लिखें, ताकि मैं अच्छे से वहां देख पाऊं कि आपने कितने शब्दों में इस चीज को अटेम्प्ट किया है। क्योंकि पल्लवन और संक्षेपण में आपकी शब्द सीमा जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड कर गई है, या तो बहुत कम हो गई है या बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये एक कॉमन सुझाव था। बाकी और कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये हम आंसर के डिस्कशन से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश पल्लवन संक्षेपण के डिस्क्रिप्शन को। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके आंसर देने से पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पल्लवन संक्षेपण अपठित गद्यांश को कैसे पूछता है और कैसे पूछा गया है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, और आपको लिखना कैसे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद उसके फॉर्मेट पे जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं देखूं, पहला क्वेश्चन जो है हमने लिया था क्या, गद्यांश का 1/3 भाग में संक्षेपण करिए, और आप जिस भी गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से प्रारंभ में कर दीजिए। ऐसे करके ये प्रश्न बनाता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं बच्चों, जैसे कि आपने टेस्ट में भी देखा, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जो भी आपको बनता है उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब बात रही कि ये कौन से नंबर के क्वेश्चन में आएगा, तो अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है हमारा काय का, संक्षेपण का। बात समझ में आई, जो विगत वर्ष में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में संक्षेपण पूछा गया, लेकिन पिछले साल इन्होंने पल्लवन को यहाँ पर स्पेशली नहीं पूछा। तो आपको ये याद रखना है, लेकिन हमने जो टेस्ट सीरीज करी है उसमें, या जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें हमने पल्लवन को भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन ये केवल संक्षेपण उन्होंने वहां पर पूछा था। ठीक है, पल्लवन संक्षेपण को करने के तीनों प्रकार और क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिए थे, ताकि कोई भी फॉर्मेट आ जाए आपको वो बन जाए। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, वो ये है कि आपको एक पैरा दे दिया इन्होंने। जैसे पहला, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है, आप अगर देखेंगे तो एक पैरा ये था। दूसरा पैरा था, प्राणियों के जीवन में सबसे अधिक सुखानुभूति का यदि कोई लम्हा है तो वह है खेल, तो एक खेल से रिलेटेड। और दूसरा यहाँ पर भाषा से रिलेटेड, राष्ट्रीयता के विकास से रिलेटेड प्रश्न आया था। दोनों में से जो भी गद्यांश को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है 1/3 भाग या 1/3 भाग में। ठीक है, एक ये जो सिंपल सा पैटर्न होता है वो दिखता है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसके लिए स्पेस कहाँ रहेगा, तो आपको आपकी कॉपी में ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, और उसके जस्ट नीचे आपके पास रहेगा स्पेस खाली, जहां पर आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। अब इसी से आप देखिए आप पल्लवन या संक्षेपण को करेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको डेमो के फॉर्म में ये चीज अटेम्प्ट करके बताती हूँ। जैसे क्या बोला, 1/3 भाग में आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसने बोला था कि शीर्षक का उल्लेख कर दे।
बच्चों ने जो कॉमनली एक मिस्टेक करी, आपने संक्षेपण डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। नहीं, संक्षेपण लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जिस भी संक्षेपण को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीचों बीच में उसका लिखेंगे क्या, शीर्षक। बात समझ में आई? शीर्षक लिखने के बाद में या उसके पहले, दोनों आपके पास ऑप्शन है, या तो ये वाली लाइन में यहां पर, या तो ये वाली लाइन में। जिसका भी आप संक्षेपण कर रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बैक करती हूं मैं, क्वेश्चन है, ठीक है, कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है, यहां से लेकर स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये वाला आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, या दोनों में से जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका तरीका देखिए वो कैसा होगा। देखिए, जैसे अगर दोनों जगह है, या तो आप यहां पर भी इसको लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। क्या बता रही हूं, एक मिनट रुकिए मैं। जैसे जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उत्तर यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर लिख दीजिए राष्ट्रीयता या भाषा, जो भी था आपका प्रश्न, एक शब्द यहां का, डैश 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 की जाती है या जाती है। फर्स्ट वाले को आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने इस फॉर्म में लिख दिया। नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं और पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद जो भी आपको केंद्रीय भाव समझ में आता है, उस केंद्रीय भाव को ज्ञात करके आप दिए गए गद्यांश का एक शीर्षक बना लें। क्योंकि संक्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंग होता है उस संक्षेपण का शीर्षक। तो जो शीर्षक आपने, जैसे राष्ट्रीयता का विकास, भाषा, जीवन में खेलों का महत्व, जो भी शीर्षक आपको लगता है, बीचों बीच में उसको लिख दीजिए। दूसरा फॉर्मेट समझ में आया? अगला ये है कि ये वाले बात को शीर्षक लिख के आप नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है। ठीक है, ताकि इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपने आंसर इसमें अटेम्प्ट किया और ये रहा इसका शीर्षक। मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट शीर्षक लिख दें, ये बात ना लिखें। और बकायदा बनाइए एक पैरा, और इस पैरा को बनाते हुए केवल एक ही पैरा में आपको अपने संक्षेपण को लिखकर खत्म कर देना है। आपने एक और चीज करी, आप 2 से 3 पैरा में संक्षेपण लिख रहे, नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट इतनी ज्यादा नहीं आती। मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से 150 शब्द वो देता है, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है लगभग 30 से 35 शब्दों में। ठीक है, तो जितने भी शब्द हैं लगभग में ही पूरा काम होगा। यहाँ पर शब्दों की वर्ड लिमिट को लेकर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपका हो जाता है, आप यहाँ पर चाहें तो, अगेन कोई ऑप्शन नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, लेकिन अच्छा लगता है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें शब्द सीमा जितनी भी है लगभग करके यहाँ ब्रैकेट में। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा कॉपी का पेज है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। यही रीजन है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला कि आप इसी तरीके के पेज का प्रयोग करिए, क्योंकि इसकी एक लाइन में 10 से 12 शब्द या 15-20 शब्द नहीं आ पाएंगे। इसमें केवल 8 से 9 शब्द आते हैं, बहुत छोटी राइटिंग लिखते हो तो 10 शब्द ही आ पाते हैं। तो ऐसे में वर्ड लिमिट का मेजरमेंट इन्हीं पेजों पर ज्यादा अच्छे से होगा। तो आप इन्हीं पेजों को आंसर राइटिंग लिखने के लिए प्रयोग में लाएं तो ज्यादा बेटर होगा बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश का। ये पेपर में आपको कहां पूछा जाएगा? तो अपठित गद्यांश हमेशा पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। जैसे कि आया हुआ क्वेश्चन देखिए, प्रकृति ने हमें हमारे पालन पोषण के लिए जनवल, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन दिया। यहाँ पर ये वाला पूरा गद्यांश आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ इसको, आप थोड़ा सा काम करिए, आपके लिए भी कुछ काम है कि लास्ट ईयर को क्वेश्चन पेपर को ओपन करिए, इस गद्यांश को पूरा पढ़िए, देखिए इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर ये गद्यांश नहीं बनता है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अथवा अवेलेबल रहेगा। उस अथवे के प्रश्न को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, कि समाज की सेवा अपनी सेवा है, ये उसके अथवा में आया था। जो भी गद्यांश आपको बन रहा है और गद्यांश के साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर उसके आंसर को भी पढ़ के देख लेना है। मतलब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पढ़कर इसमें से आंसर ढूंढ लेना है। और जो बिल्कुल गद्यांश से साफ साफ मिल रहे हैं, जिसमें आपके दिमाग का यूज बहुत कम करना पड़ रहा है,
जो बात गद्यांश में बोली है आप उसी को लिख रहे हैं, आप वही प्रश्न को अटेम्प्ट करें, ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब दोनों में से जो इजी है किसी एक को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको खाली पेज मिलेंगे। कैसे, देखिए। अब जैसे यहां पर इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा है अगेन, तो जो भी गद्यांश अटेम्प्ट करते हैं यहां पर उसके बारे में डिटेल यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है और उसने दिया भी नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर जो आपका दिया हुआ है, जैसे बता रही हूं मैं, अगर सपोज करिए आप ये अटेंड करना चाहते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, है। तो जो भी इस गद्यांश का शीर्षक मिलता है, सपोज करिए समाज व उसमें सेवा या समाज शीर्षक मिला, तो आप यहां पर बकायदा साइड हेडिंग लिखिए शीर्षक, और उसके बाद जो भी आपको शीर्षक वहां मिलता है, मैंने अभी मान लिया कि शीर्षक है समाज, तो आप उसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो भी शीर्षक बनाना है, या उपविराम चिन्ह का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि समाज और कोई उससे डिपेंडेंट और चीज लिखनी है तो यहां पर जो भी 2 से 3 प्रकार से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है आप शीर्षक लिखिए। तो आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन ये शीर्षक का ही पूछ रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है शीर्षक को पढ़कर। यही रीजन है कि अलग से कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ता। तो पहला क्वेश्चन आपका काय का हो गया, शीर्षक का। अब दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, अब आपको क्या करना है, कई बार बच्चों का कंसर्न है कि मैम एक लाइन में ही उत्तर मिल गया तो क्या मैं उसको एक शब्द में उत्तर मिल गया तो एक लाइन या एक शब्द में ही लिख दूं क्या? जी हाँ, आप एक लाइन में लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख दीजिए, एक शब्द में लिख दीजिए, एक शब्द में लिख दीजिए, जैसा भी आपको लग रहा है आप उसको लिख दीजिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपने मनोगत भावों को उसमें ना डालें। जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है ये कि जो भी गद्यांश में दिया है वही आपको आपके उत्तर में लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। एक उदाहरण मैं क्लास प्रोग्राम में हर बार देती हूँ कि यदि गद्यांश के किसी पेज में या लाइन में ये लिखा है कि सूर्योदय जो होता है वो दक्षिण दिशा से होता है, और प्रश्न पूछ लिया कि सूर्योदय किस दिशा से होता है कवि के अनुसार, तो आपको लिखना पड़ेगा दक्षिण। यदि आपको पता है कि गलत है लेकिन आपने अपने मन से लिख दिया तो नंबर कट सकते हैं, इसी का नाम है अपठित गद्यांश। मतलब आपको जो लेखक ने, जो कवि ने बोला है वही लिखना है, उससे परे कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, जहां पर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लिखे रहते, तो आपको मतलब जो पाठक है या लेखक है उसका भाव वही रखना है, शब्द आप अपने यूज कर सकते हैं, आप इतना बस कर सकते हैं कि शब्द आप अपने ले लें, लेकिन केंद्रीय भाव वो अपठित गद्यांश का ही रहेगा, इतना जरूर आप कर सकते हैं। अब एक शब्द के आंसर में आप और ये कर सकते हो, जैसे यहां लिख दिया कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो आप डायरेक्ट अगर पूर्व दक्षिण जो भी आपके आंसर में लिखा है वो आप लिख रहे हो, तो डायरेक्ट पूर्व ना लिखकर अच्छा लगता है 3 लाइन वहां पर खाली है, आप ये लिख दीजिए कि जो सूर्य है वह पूर्व दिशा से निकलता है या उदित होता है या उदय होता है। इतना बस आप कर सकते हैं कि उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दीजिए, जैसा कि आगे के आंसर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप अपठित गद्यांश को अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर इतनी लाइन में लिखना होगा, फोर्थ का आंसर इतने में और फिफ्थ का आंसर इतने में। इतना ही स्पेस मिलेगा आपको अपठित गद्यांश को अटेम्प्ट करने के लिए, कोई एक अटेम्प्ट करना है, जो भी अच्छे से बन रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब हम अपने आंसर पर आ जाते हैं। देखिए, हमने यहां पर देखा केवल छोटे से टॉपिक थे आज के हमारा अपठित गद्यांश, पल्लवन और संक्षेपण का। मैंने अगेन रिपीट किया, जो 2019 का क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें संक्षेपण आया था, पल्लवन नहीं आया था। ठीक है, मतलब उन्होंने सेंटेंस ऐसे करके नहीं दिया क्योंकि नया फॉर्मेट था, पल्लवन नहीं था वहां पर, या मर्ज में आ सकता। तो हमने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पल्लवन और संक्षेपण के बन सकते हैं वो किया है।
ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे आया था या कैसे, मतलब कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। अपठित गद्यांश, कोई पैटर्न नहीं, दो क्वेश्चन दिए हैं आपको, दोनों में से जो भी आपको बन रहा है आप उस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब सॉरी पल्लवन और संक्षेपण के 2 से 3 प्रारूप आ सकते हैं। कैसे? नए सिलेबस 2021 के बच्चों के लिए भी और 2019 के बच्चों के लिए भी अलग से प्रश्न आ जाए पल्लवन का, मतलब एक पंक्ति दे दे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और उसको आपको क्या करना है, पल्लवित करना है। पहला पैटर्न समझ में आया? बिल्कुल इजी। एक पंक्ति लिखी होगी, जैसा कि अभी हमने मन के हारे हारे मन के जीते जीत देखा, और आपको एक पेज दिया है, उस पूरे पेज में आपको यह अटेम्प्ट करना है। दूसरा संक्षेपण, जैसा कि आया हुआ प्रश्न अब भी हमने देखा, एक पैरा दिया हुआ है, मतलब 2 पैरा दिए हैं, किसी भी एक पैरा को पढ़ना है, उसको कन्वर्ट करके लिखना है 1/3। सेपरेट क्वेश्चन पल्लवन का, सेपरेट क्वेश्चन संक्षेपण का। अगला पैटर्न जो 2019 में आता था, एक ही क्वेश्चन में पल्लवन भी, एक ही क्वेश्चन में संक्षेपण। तो जो टेस्ट कल मैंने लिया उसका लास्ट जो प्रश्न था वो इसी के फॉर्मेट में था, मतलब एक गद्यांश दे दिया, इस गद्यांश में बोला कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश का 1/3 भाग में संक्षेपण करें। पहले पूरे गद्यांश को आपको क्या करना होगा, संक्षेपण करके लिखना होगा, मतलब ये वाला पैटर्न। उसके बाद में जो भी अंडरलाइन की गई पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को आपको क्या करना है, पल्लवित करके लिखना है। तो इसी गद्यांश में से शब्द और पंक्ति को अलग करके आपको क्या करना था, उस पंक्ति को डिटेल करके लिखना था। बात समझ में आई? तो संक्षेपण और पल्लवन एक ही में, इस गद्यांश का 1/3 कन्वर्ट करके लिखना है, मतलब इसी में से संक्षेपण करना है, और इसी गद्यांश में जितने भी शब्दों में, वाक्यों में अंडरलाइन है, आपको उसको करके लिखना है क्या, पल्लवित, या उसका क्या करना है, पल्लवन करना है। बात समझ में आई? तो ये 3 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो 2021 वाला बच्चा हो, चाहे वो 2019 वाला बच्चा हो, सबके लिए ये पैटर्न यही है। तो जब जिसको जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसी पैटर्न में उसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने हमारे टेस्ट सीरीज में क्या क्वेश्चन लिखे थे और उसके आंसर क्या है, आप यहां से अब मिला सकते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न था अपठित गद्यांश का। ठीक है, अपठित गद्यांश में हमने देखा था आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का भारतीय स्वरूप जो हो वो भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण, ठीक है, सूक्ष्मता और गंभीरता संवेदन मुखरित होती है। थोड़े से कुछ टफ वर्ड्स हैं, आपने पूरा पढ़ा होगा। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या थे, सबने पढ़ लिया है। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वहां से आप इसको पढ़िए, क्योंकि यहां से मैं आपको इसके आंसर बताने वाली हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। दूसरा क्वेश्चन था हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा क्यों होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था हमारी शिक्षा को कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन था हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है। पांचों क्वेश्चन के आंसर इसी पैरा में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आपको इसी पैरा में से उस पांचों क्वेश्चन के आंसर ढूंढने थे, और आपने अगेन बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं और जो बिल्कुल सटीक हैं, 3 में से 3 नंबर देने लायक। अब शीर्षक हमने क्या लिखा, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। 2 से 3 शीर्षक हो सकते हैं। शीर्षक लिखने का तरीका देखें, मैंने डबल पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, हमारी शिक्षा व पाठ्यक्रम। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है शीर्षक में, लेकिन मोटिव एक ही होना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत भी इसके मिलता जुलता शीर्षक लिखा है तो वो सही है। शीर्षक लिखने का पैटर्न क्या होता है बच्चों,
ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम देखें तो यदि आप शीर्षक पूरा इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जिस भी केंद्रीय भाव पर पूरा पैरा घूम रहा है आपका शीर्षक वही होगा। अगर आप उसका केंद्रीय भाव नहीं जान पाते तो जैसा हम बचपन से करते आए हैं कि शीर्षक प्रायः दिए गए पैरा के पहले या दूसरी लाइन, नहीं तो अंतिम की पहली या दूसरी लाइन, आई रिपीट अगेन, दिए गए पैरा की शुरुआत की पहली या दूसरी लाइन या अंतिम दूसरी या पहली लाइन में इनके टॉपिक को देखा जा सकता है, या शीर्षक कहीं ना कहीं यहाँ पर हिडन रूप में यहाँ पर होता है, तो आप उन्हीं के शब्दों को शीर्षक में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन शीर्षक हमको पहली या दूसरी लाइन में आराम से मिल जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए अब मैं आपको क्या कह रही थी, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा क्यों होना चाहिए। तो हमने यहीं से इसको स्टार्ट किया ताकि इसको पूरा क्लियर पता चल जाए कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, आपके उत्तर को पढ़कर, क्योंकि मोर देन इनफ स्पेस है। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि, यही बात मैं आपको बता रही थी। यदि आपका आंसर बिल्कुल छोटा सा है तो आप जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको थोड़ा सा लिखिए और उससे कनेक्ट करके अपने आंसर को लिखिए। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन की बात। क्योंकि इस भाषा में राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदनाएं निहित या मुखरित होती है। पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने अपठित गद्यांश के पैरा से, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा। कहां पर है ये बात, तो आप यहां से देखें, मुखरित होती है, शिक्षा होती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अपने मन के शब्दों को लाकर ये बात फर्स्ट की लाइन से, ये देखिए, हृदय मन प्राण सूक्ष्मतम गंभीरता संवेदना मुखरित होती है, यहीं से लिखा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था या क्या हो सकता है, देखते हैं। हमारी शिक्षा को कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, तो हमने इसी से कनेक्ट करते हुए लिखा, हमारी शिक्षा को ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हो। अगेन ये भी पूरी बात पैरा में ही लिखी हुई थी। गॉट इट? तो आपने देखा हमने इसको कैसे कनेक्ट किया। अगला प्रश्न कहता है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ कैसा जुड़ना चाहिए, तो हमने उसी को कनेक्ट करते हुए लिखा, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर कई बच्चों ने क्या किया कि इसके आगे पीछे भी कुछ लिख दिया, नहीं, एक लाइन में आ रहा है आप लिख दीजिए, जब तक वहां पर जरूरत ना पड़े कि आप अपने मन से कुछ लिखे, कोशिश करें ना लिखें। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है। साफ साफ लाइन में लिखा हुआ था, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखना है। पूरा सेंटेंस में मिला था। तो आपने देखा पांचों के पांचों क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश में से ही निकाला और लिखा। आई होप समझ में आया होगा। गॉट इट? अगला है, दिए गए गद्यांश का 1/3 भाग में संक्षेपण कीजिए। ठीक है, अब आपने देखा बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय खोजने लगते हैं। डैश 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 से लेकर इतने लंबे अरसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगेन बोल रही हूं, आपने, उम्मीद करती हूं इस वीडियो को देखने से पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया होगा। टेस्ट क्रमांक 4 टेलीग्राम से आपके सामने होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि वो आपने अपने मोबाइल में अभी ओपन करके रखा भी होगा। ठीक है, और उसको देख रहे होंगे। तो आपने ये पूरा पढ़ लिया। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, इस गद्यांश का 1/3 कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पैटर्न बताया था, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको यही कहा, जरूरी नहीं है, अगर देखो मेरे पास इतना स्पेस बचा है तो मैं चाहती तो यहाँ पर डैश 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 करके ये बात लिख सकती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं शीर्षक लिख रही हूँ तो मैं इस बात को नहीं लिखना चाहती, जो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत से लोग डैश 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 से लेकर आवश्यकता नहीं है,
इस बात को मेरे को नहीं लिखना, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है लिखना है लिख दीजिए, ठीक है, ऑप्शनल है, लेकिन शीर्षक लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न में भी उल्लेखित है और संक्षेपण के नियम के अनुसार शीर्षक संक्षेपण का प्रथम अंग है। बिना शीर्षक के ना तो निबंध लिखा जाता है, ना पल्लवन, ना संक्षेपण। गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने उस पूरे गद्यांश को कन्वर्ट कर दिया, उसका लगभग 1/3 भाग। अब गिनते मत बैठ जाना 1 2 3 4 करके शब्द, लगभग में कहानी चलेगी। कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता मानव कल्याण का साधन है, कोई लक्ष्य नहीं, पूर्ण विराम। यह एकता मानवता को नष्ट करने के लिए नहीं है, इसका प्रमुख मनुष्य को प्रस्तुता से मानवता की ओर ले जाना है। मानव मात्र का सामूहिक कल्याण ही मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य है। अतः इसके लिए शीघ्रता से नए भारतीय दृष्टिकोण को बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना ही इस एकता का लक्ष्य होना चाहिए। इतना लिखा आपने। आप इस चीज में एक और चीज ऐड कर लें, जैसे अगर मैं बात करूं, 1 मिनट, शब्द सीमा। ठीक है, आगे आंसर में है ये शब्द सीमा, ये वाले में शब्द सीमा नहीं दिख रही। आप चाहें तो वही बात जो मैंने आपको बोली, 1 मिनट बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहें, अगेन ये कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि आप शब्द सीमा वहां मेंशन करें ही, लेकिन अच्छा लगता है अगर आप वहां पर शब्द सीमा बता दे। कितनी होगी? लगभग 30 से 35 शब्द। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और एनहेंस करके अपने फॉर्मेटिंग को ऐसा कर सकते हैं, शब्द सीमा बगल में लिखकर। आगे मैं आगे फॉर्मेट में आपको बताऊंगी भी कैसे। ठीक है, आगे वाले फॉर्मेट में मैंने शब्द सीमा लिखकर रखी है। ठीक है, और ये आपका शीर्षक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमने थर्ड क्वेश्चन बनाया था जो आपके पेपर में नहीं था, लेकिन यहां बनाया कि दिए गए पंक्तियों का 100 शब्दों में विस्तृत वर्णन या पल्लवन करें। ऑप्शनल था, कई बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा देख के, दोनों के दोनों अटेम्प्ट कर लिए, तो वेरी गुड उनके लिए। ठीक है, कुछ लोगों ने जो बना वो अटेम्प्ट किया, तो देखते हैं दोनों के आंसर हमारे पास है। जो भी आपको बनता है, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहले तो उनको अच्छे से पढ़िए। जिनमें लग रहा है आपको कि आप मोर देन इनफ 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, आप लिखिए। देखिए यहाँ भी आंसर राइटिंग चल रहा है, हम तरीके यहाँ पर देख रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन अगर आप सेपरेट पल्लवन और संक्षेपण को लिखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसकी क्लास आगे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आप पल्लवन और संक्षेपण का सेपरेट वीडियो चाहते हैं तभी, अदरवाइज यहाँ टेस्ट सीरीज में तो चल ही रहा है। देखते हैं वो क्या है। देखिए, जब भी आप पल्लवन करते हैं तो पल्लवन करने से पहले आप जो भी बात पल्लवन में लिखना चाहते हैं उसकी रूपरेखा पहले से माइंड में कर लीजिए कि मेरे को मन के हारे हार, मन के जीते जीत का पल्लवन करना है, या आंखों में है स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, इसका पल्लवन करना है। तो इसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, सब दिमाग में सोच के रख लेना है। ठीक है, पल्लवन लिखने के पहले। दूसरी और बात, जब भी आप, या कहीं पर ऐसा लग रहा है तो रफ पेज में लिख भी सकते हैं आप, जब भी आप पल्लवन करें तो उसमें आप ये बात करें कि सीक्वेंस ब्रेक ना हो, जिसको हम कहते हैं क्रमबद्धता दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए और आप पल्लवन को खत्म करें। पल्लवन को जब भी आप लिखते हैं कोशिश करें, हालांकि एक एग्जाम्पल तो लेना ही चाहिए, उदाहरणों का प्रयोग करें। ठीक है, 1 2 3 जितने भी एग्जाम्पल हो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1 से 2 एग्जाम्पल का प्रयोग करके आप पल्लवन को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जब आप पल्लवन को कंक्लूड करेंगे तो कहीं पर ऐसा उल्लेख कर दें जिसमें ये बात, जिसमें भी आप पल्लवन कर रहे हो वो बात निहित हो या कहीं पर आ जाए। जैसे इसलिए तो कहा है आंखों में स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत सही सिद्ध होता है। ऐसा कुछ करके कंक्लूजन में ये बात को लिख दे ताकि एक अच्छी एंडिंग वहां पर हो जाए।
तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है पल्लवन करने से पहले। अब पल्लवन लिखने का तरीका क्या होगा या आपने इसको अटेम्प्ट कैसे किया था, देखते हैं। देखिए, जैसे पहला पल्लवन है, आंखों में है स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। तो हमने इसको कैसे करा, देखिए, व्यक्ति को सपने, ये देखिए पूरा लगभग 100 वर्ड्स के अराउंड है। फॉर्मेटिंग इसकी क्या होगी, तो मैंने क्योंकि छोटी सी लाइन थी, पूरे का हमने क्या बना लिया है, शीर्षक ही बना लिया या उसी में लिख लिया। यदि पल्लवन की लाइन ज्यादा बड़ी होती है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर लिख दीजिए बस क्या, आंखों, जो अभी संक्षेपण में देखा था, डैश 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 डैश, पांव पृथ्वी पर टिके हो, तो उसकी जगह लिख दीजिए टिके हो। क्लियर। और उसके बाद आप अपना पल्लवन क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे, चूंकि अब मेरे स्क्रीन पर एक ही पैरा अच्छा लग रहा था, आप आंसर शीट में इस पल्लवन को 3 पैरा में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा, क्योंकि आपके पास पूरा एक पेज होगा। उस एक पेज को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आप 3 पैरा में 3 सेक्शन में कन्वर्ट करें और लिख दें। क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन में ये बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने पैरा में यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हमने इसका आंसर को लिखा कैसे है या क्या है ये। व्यक्ति को सपने तो लेने चाहिए, अपने लक्ष्यों को उच्च रखना चाहिए, देखने चाहिए, अपने लक्ष्यों को उच्च रखना चाहिए, किंतु उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया हवाई ना हो, यह यथार्थ की ठोस जमीन पर आधारित हो। गुजराती में एक कहावत है, देखिए, निशान चूक माफ, माफ ना नीचू निशा, अर्थात यदि हम प्रयत्न करते हुए भी अपने लक्ष्य भेदने से चूक जाए तो क्षम्य है, किंतु यदि हम अपना लक्ष्य ही नीचा रख लें तो वो अक्षम्य है। ये हमको सिर्फ पल्लवन संक्षेपण करने के लिए नहीं देखना है, अपने निजी जीवन में भी इसको याद रखना है कि एटलीस्ट आप अपने लक्ष्य बड़े तो रख सकते हैं, पूरा होना नहीं होना एक अलग बात है, और पूरा हो जाए तो उसके बाद भी अपने पैर जमीन पर टिके होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारी निजी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जिसपे हमने पल्लवन किए थे। पूरा डिस्क्रिप्शन इसका डिटेल आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से एक एक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूं इसको। ठीक है, आपको मैं केवल पैटर्न बताने पर जोर कर रही हूं। लेकिन इतना क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने यहां पर एक कहावत का प्रयोग करा स्टार्टिंग में, और इस कहावत या इस उदाहरण के साथ इस पल्लवन को आगे करना चालू किया। बीच में एक दो जगह यहां पर हमने और क्या करा है, एग्जाम्पल के माध्यम से अपने सपनों या अपने पावों को पृथ्वी पर टिके रहने की बात करी है। जैसे अगर मैं बात कर दूं, हमें अपने आदर्शों को, महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा ही रखना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अपने सामर्थ्य का सही विदोहन कर अपनी अधिकतम विकास कर सकेंगे। ऐसे करके यहां पर भी अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, तो आप उस व्यक्ति का नाम लिखकर भी इस बात को और एलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति के नाम लिखते टाइम में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये कोई राजनीतिक नाम नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम ना हो, ऐसे कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे आपके एग्जाम्पल में ना हो। कोशिश करें कि आपने जितने भी पल्लवन संक्षेपण में, उसमें जो 4th पेपर है वो आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो 4th पेपर में थिंकर तो है, थिंकर्स के विचार हैं। ठीक है, अब तो पब्लिक एड में भी कुछ थिंकर है, तो क्यों ना 2 in 1 काम किया जाए, पब्लिक एड के थिंकर को, पब्लिक एड के विचारकों को या 4th पेपर के विचारकों को आप अपने पल्लवन संक्षेपण के एग्जाम्पल में प्रयोग में ला सकते हैं। या कोई भी यूनिक पर्सनालिटी जो आइडियल है, जैसे अरुणिमा सिन्हा, स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, एडिशन, ऐसे लोगों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत में आप चाहें तो अरुणिमा सिन्हा हो गई, बछेंद्री पाल हो गई, या फिर स्टीफन हॉकिंस हो गए, इन लोगों का प्रयोग करके अपने उदाहरण को लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें भी लिख सकते थे। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि ये जो मैंने दे दिया यही ब्रह्मा की लकीर है, एकमात्र इसका यही आंसर है, नहीं। शब्द आपके हो सकते हैं, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन केंद्रीय भाव केवल और केवल जो प्रश्न का होगा वही होगा। गॉट इट?
तो इसका आप पूरा पूरा इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि हमने कैसा किया है। आई होप समझ में आया होगा। और उसके बाद लास्ट में हमने इसको कंक्लूड कर दिया इस प्रकार। देखिए, जो मैंने आपको कंक्लूड करने की बात कही वो ये है, इस प्रकार लक्ष्य के निर्धारण की प्रक्रिया में अगर कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता की अपेक्षा है तो लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में यथार्थता और वस्तुपरकता की आवश्यकता है। मैंने उस बात को ना बोलकर इस बात से इसको कनेक्ट करके क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी बात से अंत करना है तो आप इसके आगे एक लाइन और जोड़ दें और बोल दें, इसीलिए तो कहा है आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके होना चाहिए। ठीक है, जैसे लोकोक्ति, मुहावरे या वाक्यों के प्रयोग में मैंने आपको बोला था कि इनके वाक्य प्रयोग आते हैं तो आपको ये शब्द को वहां यूज करना है। सेम इसके लिए भी यही बात बोली गई। नेक्स्ट, अगला था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, इसका भी पूरा पल्लवन हमने किया। अगेन वही बात, मेरे पास एक पैरा था जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इनको 3 अलग अलग छोटे छोटे पैरा में तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी बात को। ठीक है, अब कैसे देखा हमने, किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बने रहने वाली आशा और उत्साह का ही संचार है। आपने देखा मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जैसे ये क्वेश्चन देखा, लग रहा है इजी है, बन जाएगा, तो आप इसको जितने भी इसके डायमेंशन हो सकते हैं कि आप अपने मन से जो चीज चाहते हैं वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में उत्साह और आशा बनाए रखें तब, तो जो भी डायमेंशन आपको दिख रहे हैं आपको उनको नोट डाउन कर लेना है या दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में कहीं रख लेना है कि इन टॉपिक्स पर मेरे को आगे पल्लवन करना है। ठीक है, दूसरा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत में कौन व्यक्ति सही तरीके से फिट बैठ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैंने हाईलाइट करके बताया है, मैंने स्टीफन हॉपकिंस का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों, देखेंगे, इसको मैं पूरा पढ़ के बता देती हूँ आपको एक को, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे हमने उदाहरण के साथ इसको कनेक्ट किया है। चलिए देखते हैं, किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बने रहने वाली आशा और उत्साह से ही आ जाती है। यही बात मैंने आपको बोली। ठीक है, जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में आने वाली बाधाओं, तकलीफों का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही मंजिल तक पहुंच सकने का निश्चय मिलता रहता है। क्यों, क्योंकि आपका मन ही आपको क्या कर रहा है बच्चों, मोटिवेट कर रहा है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तदा खुद से, जब तक कर लीजिएगा इसको, खुद से प्रेरित ना हो तब तक लाख अनुकूलताएं और सुअवसर सामने हो लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। ये भी निजी जीवन में याद रखिएगा। आप दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, कितनी भी सहायता कर दे, खुद आपको महेश बड़वाल आकर ज्योग्राफी क्यों ना पढ़ा दे, जब तक आप अपने मन में निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज करनी है, जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक ये चीज नहीं हो सकती। गॉट इट। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी, लेकिन अलग शब्दों का प्रयोग किया। यदि कोई विद्यार्थी यह मान ले, देखिए यही बात कैसे लिखी है, कि अमुक परीक्षा उसके बूते से बाहर की बात है, तो अच्छी से अच्छी पुस्तकों का अंबार और अच्छे से अच्छे नोट्स उसके लिए निष्प्रयोज्य ही सिद्ध होंगे। सही बात बोला ना। ठीक है, इसी प्रकार यदि घातक बीमारी में व्यक्ति अपने भीतर उससे जूझने का संकल्प धारण कर ले तो उसकी अपनी जिज्ञासाओं में उसमें नवीन प्राणों का संचार और रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर देती। उदाहरण के लिए स्टीफन हॉकिंस। कैसे, क्यों बोला इनका उदाहरण, अगर आपने देखा होगा, इनकी कहानी पता होगा, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये 2 से 3 महीने या 6 महीने के अंदर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वो काम कर लिया जो हम लोगों ने नहीं करा। ठीक है, इनको आप जानते ही हैं। तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि इनका मन क्या था, स्ट्रांग था। ये मन से नहीं हारे थे, भले ही तन इनका साथ छोड़ रहा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दरअसल मन का संकल्प शरीर की मांसपेशियों की कसावट से लेकर प्रकट होता है और फिर उसमें जिंदगी का समर जीने में मदद मिलती है। इसीलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है। अगेन इसके अर्थ के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
आई होप अगेन समझ में आया होगा 2 पल्लवन के माध्यम से, ठीक है। और डिटेल चाहते हैं तो हम आने वाले वीडियो में सेपरेट वीडियो बना लेंगे पल्लवन और संक्षेपण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो क्या था, देखिए ये पैटर्न जो था पुराने क्वेश्चन पेपर में, स्पेशली ये 2021 के बच्चों के लिए काम का पैटर्न नहीं है फिलहाल, लेकिन ये आ सकता है। रीजन क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ कि रेखांकित वाक्यों का आपको क्या करना है, पल्लवन करना है और दिए गए गद्यांश का संक्षेपण करना है। तो ये पैटर्न भी आ सकता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, मतलब 2021, 22, 23 के बच्चों को। लेकिन 2019 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। तो हमने एक क्वेश्चन इसका भी रख लिया जो दिख रहा तो नहीं है, पॉसिबिलिटी लगभग 10 to 20% ही है इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की, लेकिन देख लेते हैं, कभी आ गया तो वो प्रश्न छूटे ना। देखिए कैसे अटेम्प्ट किया जाता है इन क्वेश्चन को। प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश का सारांश इसके 1/3 भाग में करिए। पहला क्वेश्चन है संक्षेपण का, दूसरा है रेखांकित पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए, जो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो पहले पल्लवन कर लें बाद में संक्षेपण कर लें, पहले संक्षेपण कर लें या बाद में पल्लवन कर लें। ऑप्शन कब रहता, जब आपकी कॉपी कोरी रहती, 2 पेज खाली है। लेकिन अगर इस पैटर्न में वो कॉपी का फॉर्मेट बना के दे देता है, कैसे बना के दे देता है कि इस पैरा को लिखने के बाद में आधा पेज छोड़ दिया और उसके बाद पल्लवन के ये जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन है इनको टाइप करके दे दिया, तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि आप अपने हिसाब से पहले पल्लवन कर लें, अपने हिसाब से संक्षेपण कर लें। किसकी मर्जी थोप दी गई है, एग्जामिनर की। उसने जो स्पेस दी है आपको वहीं पर इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने फिलहाल थोड़ी देर के लिए संक्षेपण पहले कर लिया है और उसके बाद पल्लवन कर लिया है। कैसे करने का पैटर्न होगा, सबसे पहले दिए गए गद्यांश अथवा मिलेगा आपको, उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एज यूजुअल, ठीक है। जो भी गद्यांश इजी लगता है उस गद्यांश का चयन करें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मैंने देखा ये पैरा मेरे को समझ में आने वाला था, मैं इसका गद्यांश करूंगी, ठीक है, और इसका क्या, इसका संक्षेपण करूंगी, सॉरी। और ये जो 2 चीज अंडरलाइन दी गई हैं, इन 2 अंडरलाइन वाले वाक्यों को हमको करना है क्या, पल्लवन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने पूरे गद्यांश को पढ़ा और गद्यांश को पढ़ने के बाद में मैंने शीर्षक आइडेंटिफाई किया, साहित्य और देश। नहीं लग रहा अच्छा, तो देश, विकास और साहित्य, इससे मिलते जुलते शीर्षक हो सकते हैं। मैंने बकायदा पैरा बनाया और उसके बाद चूंकि ये लगभग मुझे 80 वर्ड्स के अराउंड या 100 वर्ड्स के अराउंड लग रहा था, तो मैंने इसको 35 to 40 वर्ड के अराउंड क्या किया, संक्षेपण किया, ठीक है। कैसे किया देखते हैं, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। देखते हैं कैसे किया इसको। तो मैंने यहाँ पर इसको पढ़ा और देखा, इस पूरे गद्यांश को, अभी अंडरलाइन की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, इस पूरे गद्यांश को देखें। शीर्षक आइडेंटिफाई करने के बाद में मैंने लिखा किसी देश का साहित्य उस देश की उन्नति अथवा अवनति तक पहुंच सकता है, कवि अपने ज्ञान से निर्जीव व हृदय में संचार कर सकता है। इस प्रकार साहित्य राजनीति, अतीत का गौरव, सुनहरा भविष्य की कल्पना करता है, जो देश में उत्साह का प्रचार करता है। दैट्स इट, खत्म। 30 to 35 या 35 to 40 वर्ड शब्द सीमा हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। क्या लास्ट साइड या इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको यही बात बोली थी, शीर्षक और शब्द सीमा आगे स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इस चीज को लिख भी सकते हैं, चाहें तो नहीं लिखें, लेकिन मैं बोलती हूँ लिख दो तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगता है, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ क्या, संक्षेपण। पल्लवन कैसे करना है, एक लाइन ये थी पल्लवन करने की, एक लाइन ये है, तो कैसे किया। पहला पल्लवन की लाइन है, किसी देश डैश 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 अवलंबित है। आंसर शीट में देखें वहां पर या क्वेश्चन पेपर में देखें, क्या इसी लाइन का पल्लवन करना था। अब मेरे पास 1 पेज का स्पेस है, तो मैंने 100 से 150 शब्द में पल्लवन नहीं किया, मैंने केवल 50 वर्ड्स में किया, क्योंकि पल्लवन की शब्द सीमा पाठक की मानसिकता पर निर्धारित होती है।
कोई आइडियल वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन अगर मैं तो भी पल्लवन करना चाहूं तो मैं 100 to 120 वर्ड्स के अराउंड इसमें कर सकती हूँ पल्लवन, या 150 तक आप इसका पल्लवन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा वर्ड लिमिट यहाँ पर इसकी ना रखें तो बेटर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, इतनी वर्ड लिमिट मुझे आइडियल लग रही है, क्योंकि 2 पंक्तियों का करना है तो ये सही है। देखते हैं क्या किया हमने। प्रत्येक देश के साहित्य में उस देश के आधारभूत तत्व शामिल होते हैं जो देश को जानने डैश 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 अवनति से प्रत्यक्षता जुड़े होते हैं। आंसर आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप इसकी डिटेल पढ़ें। ठीक है, दूसरा पल्लवन, कवि डैश 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 अधिक प्रकाश करता है। पंक्ति लिखी थी क्या, पढ़ते हैं इसको। कवि रवि की पहुंच से अधिक प्रकाश करता है, इसका पल्लवन करना था दूसरी पंक्ति में। कैसे किया देखिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हर दिशा में प्रकाशमान होता है, उस प्रकार कवि अपने साहित्यिक ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश समाज के सभी वर्ग तक पहुंचाता है। ऐसे करके आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ क्या करा हमने, पल्लवन किया। इसमें भी एग्जाम्पल डाला, जैसे इतिहास के पन्नों में वर्णन है विदेशी आक्रांताओं का, और यहाँ पर भी कवियों के नाम से क्या करा हमने, उदाहरणों का प्रयोग के माध्यम से इसको समझाया। तो पल्लवन संक्षेपण एक ही प्रश्न में समझ में आया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारे 3 टॉपिक, छोटा सा एक आंसर राइटिंग का डिस्कशन था बच्चों, अपठित गद्यांश, पल्लवन और संक्षेपण का। एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर देती हूँ। अपठित गद्यांश का कोई पैटर्न नहीं, 2 गद्यांश दिए होंगे, 2 गद्यांश में से जो भी गद्यांश आपको अच्छा लगता है उस गद्यांश को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर वहीं पर सॉल्व करिए। पल्लवन और संक्षेपण 3 पैटर्न में पूछा जा सकता है। कैसे, एक प्रश्न पल्लवन का अलग से सेपरेट, जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत वाला आपने देखा, या दूसरा कोई भी देखा। दूसरा प्रश्न संक्षेपण का सेपरेट, जिसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को आपको 1/3 कन्वर्ट करके लिखना है। तीसरा प्रश्न पल्लवन और संक्षेपण मिक्स, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ही गद्यांश के अंदर पल्लवन भी दिया गया है, एक ही गद्यांश के अंदर संक्षेपण भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले पल्लवन कर लें या संक्षेपण कर लें, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। और अगर आंसर राइटिंग में या एग्जामिनर जो आपको कॉपी दे रहा है उसमें आपको मेंशन है, तो फिर आप पर निर्भर नहीं करता। कॉपी में जिस प्रकार से वहां पर फॉर्मेटिंग होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर की फॉर्मेटिंग को मोल्ड करना है। तो यह था हमारा छोटा सा वीडियो या एक छोटी सी पहल, जिसमें मैं आपकी सहायता कर रही हूं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ ले सकते हैं लें बच्चों। ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। तो बने रहिए रुचि धर्मन पाठशाला के साथ में।